नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आज हम कृषि से जुड़ी सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस पर। सबसे बड़े 2 दिवसीय सुवर्ण कृषि मेला 2022 की ओडिशा में शुरुआत, कृषि जागरण ने की मेजबानी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नए साल में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर बलिया के 27 किसान हुए सम्मानित। किसान दिवस पर पंजाब नेशनल बैंक ने दी किसानों को नई सौगात। खोपरा नारियल के लिए सरकार ने बढ़ाई एमएसपी, किसानों को मिलेगा लाभ। 6 साल के बाद तेजी से लुढ़का शेयर बाजार, निवेशकों के 18 लाख करोड़ रुपए डूबे। खेत की तारबंदी के लिए सरकार दे रही 60% सब्सिडी, आवारा छुट्टा पशुओं से मिलेगी निजात। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलेगा 1,60,000 रुपए का अनुदान। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर से हरदा में शुरू होगा खेलों का मिनी महाकुंभ। दुनिया भर में कोरोना के खतरे को लेकर हलचल तेज, चीन में आ रहे रिकॉर्ड तोड़ मामले। कोरोना की नई वैक्सीन नेजल वैक्सीन को सरकार ने दी मंजूरी। विदेशों में भारतीय खाद्य पदार्थों की मांग में हुआ इजाफा, अनाज के निर्यात में हो रही बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कृषि विकास दर को दोगुना करने की आवश्यकता। डेयरी फार्मिंग के लिए लाभदायक है जाफराबादी भैंस की नस्ल, 30 लीटर से अधिक देती है रोजाना दूध। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू, आने वाले दिनों में गिरेगा पारा। अब खबरें विस्तार से। सबसे बड़े कृषि मेलों में से एक सुवर्ण कृषि मेला 2022 उड़ीसा के बगदा हाई स्कूल ग्राउंड सुलियापाड़ा मयूरभंज में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले को कृषि जागरण ने एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया। बता दें कि मेले के पहले दिन किसानों व कृषि विशेषज्ञों की भारी भीड़ नजर आई। खास बात यह है कि इसमें महिला किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मेले के पहले दिन 23 दिसंबर को मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुरादा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकिशोर ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि जागरण व एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्रकाशन के संस्थापक MC डोमिनिक के साथ कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। नए साल के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों को तोहफा दिया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया, जिसके लिए सरकार सालाना 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। बता दें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार मौजूदा समय में हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज 2 से 3 रुपए प्रति किलो की कीमत पर देती है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर होने वाले परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज मिलता है। इस कानून के तहत गरीब लोगों को चावल 3 रुपए किलो और गेहूं 2 रुपए किलो पर मिलता है, लेकिन अब नए साल में यह मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। किसान सम्मान दिवस पर बलिया के 27 किसानों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर गेहूं, चना, गन्ना, मक्का, मौन पालन, टमाटर, मिर्च, मछली, दूध आदि क्षेत्रों में प्रथम व द्वितीय पुरस्कार दिया गया। साथ ही कृषि गोष्ठी में वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक के बारे में जानकारियां दी गई एवं कृषि संबंधित अपने अपने विभाग सरकारी कृषि योजनाओं को अधिकारी द्वारा किसानों को बताया गया। भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि वर्ष 2001 से चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन अवसर पर मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य पर पंजाब नेशनल बैंक ने किसानों के लिए बेहद कम कीमतों पर कृषि लोन की नई योजना का शुभारंभ किया। किसान PNB से आसान किश्तों में लोन लेने के लिए 56070 पर लोन टाइप कर SMS कर सकते हैं या फिर 1800-180-5555 पर मिस कॉल दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मार्केटिंग सीजन 2023 के लिए खोपरा के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है।
नई कीमतों का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश और प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य के सुझाव पर किया गया है। सरकार ने मिलिंग खोपरा यानी कि नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 270 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया है, जो अब 10,860 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिकेगा। साथ ही बॉल खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 750 रुपए क्विंटल बढ़ा दिए हैं, जिससे अब नई कीमत 11,750 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है, जिससे साफ है कि किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। दिसंबर का महीना शेयर बाजार और निवेशकों के लिए खास नहीं रहा, जिससे निवेशकों को मोटा नुकसान हुआ। 1 दिसंबर को भले ही सेंसेक्स और निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर पहुंचे, लेकिन पहले मंदी की खबरों का असर और उसके बाद कोविड के कहर ने शेयर और उसके निवेशकों को डुबो दिया। दिसंबर के महीने में ही निवेशकों के करीब 18 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं, जो कि साल 2016 के बाद दिसंबर में सबसे अधिक नुकसान देखने को मिल रहा है, जो कि 6 सालों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। खेतों में खड़ी फसलों को नीलगाय, आवारा पशु और जंगली जानवर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा असर फसल उत्पादन और किसान की आय पर पड़ता है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री किसान साथी योजना चलाई है, जिसके तहत किसानों को 60% यानी अधिकतम 48,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसानों के सिर से लागत का बोझ तो कम होगा ही, साथ में छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात मिलेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं। मछली पालन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी खास प्लान तैयार किया है। मनरेगा के तहत जिन ग्राम सभाओं में सुधार का काम हुआ है, वहां पहले 1 साल में 100 मछली बीज बैंक स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद दूसरे लेवल पर अगले 5 साल में 500 मछली बीज बैंक तैयार करने का लक्ष्य है। इन मछली बैंकों से अच्छी क्वालिटी के मछली बीज उपलब्ध करवाने पर मेन फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पहले साल तालाबों पर पट्टा धारक किसानों को 40% की सब्सिडी दी जाएगी। यूपी सरकार की अधिकतम इकाई लागत 4 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर 1,60,000 रुपए के अनुदान किसानों को दिया जाएगा। हरदा में भव्य आगाज के साथ इस बार भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर यानी कि 25 दिसंबर से शुरू होगा कमल युवा खेल महोत्सव और इसका समापन 22 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन होगा। खेलों का मिनी महाकुंभ हर साल की तरह इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है। इस बार भी संकुल, ब्लॉक और जिला स्तर पर 29 प्रकारों की खेल प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। कमल स्पोर्ट्स क्लब व जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष संदीप पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये जानकारी साझा की। पड़ोसी देश चीन में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए भारत में भी कोरोना से लड़ने के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि भारत में कोरोना के मामलों में कुछ खासा इजाफा नहीं देखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन में कोरोना के BF7 सब वेरिएंट से हर दिन 5,000 मौतें हो रही हैं। भारत में यह वेरिएंट सितंबर में आया था। देश में केवल 4 मामले हैं, इसमें से 3 मामले गुजरात में हैं और 1 मामला ओडिशा में है। राहत भरी बात यह है कि ये मरीज बिना लक्षण के ही स्वस्थ हैं। भारत में वैक्सीनेशन पर फोकस और भी तेज कर दिया गया है, जिसके लिए नेजल वैक्सीन को कोविन पोर्टल में शामिल कर दिया गया। इसे एक बूस्टर डोज की तरह लगाया जाएगा। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवेक है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है और यह 3 फेज के ट्रायल में असरदार साबित हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि देश में 75% लोगों को बूस्टर डोज नहीं मिल पाई है। अभी तक किसी भी राज्य में बूस्टर डोज का कवरेज 50% तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में 40% से अधिक लोगों को बूस्टर खुराक दी जा चुकी है।
वस्तुओं के कुल निर्यात में बढ़ोतरी भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन कृषि और खाद्य वस्तुओं के निर्यात में लगातार तेज बढ़ोतरी जारी है। निर्यातकों के मुताबिक ऑर्डर को देखते हुए आने वाले महीनों में कृषि और खाद्य वस्तुओं के निर्यात में मजबूत बढ़ोतरी जारी रहेगी। इस साल नवंबर महीने में वस्तुओं के कुल निर्यात में पिछले साल नवंबर के मुकाबले सिर्फ 0.62% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन कृषि व खाद्य पदार्थों के लगभग सभी आइटम के निर्यात में 0.5 अंक का इजाफा रहा। चावल के अलावा विभिन्न प्रकार के अनाज के निर्यात में नवंबर माह में 53.78% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। किसान दिवस के अवसर पर राज्य के किसानों को समर्थन देने के लिए लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एग्रीगेशन FPO लीडरशिप समिट और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश में देश की 16% आबादी रहती है। सबसे उपजाऊ कृषि भूमि का 11% हिस्सा यहाँ है। हमारे पास सबसे अच्छा जल संसाधन भी है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यूपी देश के कुल खाद्यान्न का 20% उत्पादन करता है। अगर हम अपने संसाधनों की सही योजना बनाएं तो हम इसे आगे की ओर ले जा सकते हैं। इससे किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO अहम भूमिका निभाएंगे। भैंस की जाफराबादी नस्ल भारत में पाई जाने वाली भैंस की सबसे भारी प्रजातियों में से एक है। इसे दुधारू भैंस भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रजाति बहुत अच्छी मात्रा में दूध देती है। भारत की जाफराबादी नस्ल की भैंस शेरों से लड़ने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ये भैंस वजन में भारी होती है और इसका मुंह छोटा होता है। इन भैंसों का भार 800 किलोग्राम से लेकर 1 टन तक हो सकता है। बात करें इस भैंस की दूध देने की क्षमता की, तो इस नस्ल की भैंसें रोजाना 30 लीटर तक दूध दे सकती हैं और इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। यूपी, बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी हो चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक दिल्ली, NCR समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहेगा। देश में 25 दिसंबर से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार में शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। सुबह के समय हवा की रफ्तार भी तेज होगी। घने कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है। बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में सुबह 8 बजे पारा 7 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं आज अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम 5 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। राजधानी में जिस तरह से तापमान में गिरावट हो रही है, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे। और आज के FTB ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है, भारत के किस राज्य में दालों का सबसे अधिक उत्पादन होता है? और आपके ऑप्शंस हैं, पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो ये थे कृषि से जुड़ी आज की कुछ अहम और मुख्य खबरें। कृषि से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए देखते रहें कृषि जागरण।